मेरा नाम शाकिर है और ये कहानी मेरे एक दोस्त रिजवान की बहन चंदा के साथ बीते हुए चंद दिनों की है। लाहौर के एक पोश इलाके में मेरा एक क्लास फेलो रिजवान रहता था, जो कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता था और आजकल अपना कारोबार करता था। उसका कारोबार बहुत चल रहा था, हमारी एक दूसरे के साथ बहुत दोस्ती थी और मैं अक्सर उनके घर चला जाया करता था। उसके अबू अम्मा और भाई भी मेरे साथ काफ़ी फ्रैंक थे और कई बार हम सब लोग इकट्ठे बैठकर ताश और कैरम भी खेला करते थे। वैसे तो घर का माहौल इतना एडवांस नहीं था, लेकिन इसकी बहन साजिदा, जिसको सब घर वाले चंदा कहकर पुकारते थे, इस वक्त उसकी उम्र 16-17 बरस के करीब होगी और मैं इस वक्त तकरीबन 25 साल की उम्र का था। उम्र में मुझसे काफ़ी छोटी होने की वजह से भी आज़ादी के साथ मेरे सामने आ जाती थी और किसी किस्म की हिचकिचाहट महसूस नहीं करती थी। वो रिजवान की तरह मुझे भी अपना ही समझती थी। वैसे भी मैं उनके घर काफ़ी अरसा से आ जा रहा था, जिसकी वजह से मैं उनका फैमिली फ्रेंड बन चुका था। चंदा सांवले रंग और तीखे नैन नक्श वाली स्मार्ट सी लड़की थी। मैंने कभी उसके साथ प्यार करने का दिल में भी नहीं सोचा था, इसलिए कभी इसके ऊपर कभी गौर नहीं किया था। वैसे भी मेरी मौजूदगी में वो चादर ओढ़ कर रखती थी। ये कोई 4 साल पहले का वाकया है, जब मुझे दोपहर के वक्त रिजवान का फ़ोन आया। इसने मुझे फौरी तौर पर रेस कोर्स पार्क में मिलने के लिए कहा। मैंने फौरी तौर पर गाड़ी निकाली और उससे मिलने के लिए रेस कोर्स पार्क चला गया, जहां वो पहले से मौजूद था। इसने मुझे बताया कि इसके खिलाफ पुलिस ने कत्ल का एक मुकदमा दर्ज किया है और इसे ढूंढ रही है, लेकिन इसका इस कत्ल से कोई भी वास्ता नहीं है। गुज़िश्ता रात पुलिस ने इसके घर पर छापा मारा, ताहम वो फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने इसके वालिद और छोटे भाई को पकड़ लिया है। अब घर में वालिदा और छोटी बहन है, जिनकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। अम्मा तो बीमार हैं और कोई काम भी नहीं कर सकती, जबकि छोटी बहन भी बहुत घबराई हुई है। इसने मुझे कहा कि मैं उसके घर चक्कर लगाऊं और उनको तसल्ली दूं। मैंने इससे वदा किया कि मैं आज ही उनके घर जाऊंगा। इसने मजीद कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैंने इसको एटीएम मशीन से 20,000 रुपये निकलवा कर दिए और खुद गाड़ी पर बैठकर उसके घर चला गया। चंदा ने दरवाज़ा खोला और मुझे ड्राइंग रूम में ले आई, जहां इसकी वालिदा भी आ गईं। दोनों बहुत घबराई हुई थीं। मैंने उनको तसल्ली दी कि चंद दिनों तक सब मामला ठीक हो जाएंगे। मैं 1 घंटा वहां बैठा उनके साथ बातें करता रहा, फिर उनसे इजाज़त चाही तो रिजवान की अम्मा ने कहा कि बेटा, हम रात घर में अकेले नहीं रह सकते, मेहरबानी करके रात को तुम हमारे घर आ जाना। मैंने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन जब उन्होंने रिजवान से फ़ोन पर बात की और इसे कहा कि शाकिर से कहो कि रात को इधर ही आ जाए, इसने मुझसे कहा तो मुझसे इनकार ना हो सका। बहरहाल मैं इस वक्त उनके घर से निकल आया और दफ्तर चला गया और फिर रात को 10 बजे के करीब उनके घर चला गया। दोनों अभी तक मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरे जाने पर उन्होंने खाना लगाया और हमने मिलकर खाना खाया। इसके बाद रिजवान की अम्मा, जो पहले ही शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल की मरीज़ा थी, कत्ल और उसके बाद पुलिस के छापे से बहुत ज़्यादा खौफज़दा थीं। इसने नींद की गोली ली और अपने कमरे में सो गई। चंदा ने मेरा बिस्तर दूसरे कमरे में लगाया और खुद अम्मा वाले कमरे में जाकर सो गई। ताहम मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं जाने कुन सोचों में गुम था कि रात को तकरीबन 1:30 बजे के करीब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर पूछा तो बाहर से आवाज़ दी गई कि दरवाज़ा खोलो, पुलिस आई है। मैंने दरवाज़ा खोला तो 1 दर्जन के करीब पुलिस वाले मौजूद थे, जो दरवाज़ा खुलते ही मुझे धक्का देकर अंदर आ गए। उन्होंने सारे घर की तलाशी ली। इस दौरान चंदा और रिजवान की अम्मा भी उठ गईं। जब पुलिस वालों को रिजवान न मिला तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम कौन हो। मैंने उनको बताया कि मैं मेहमान आया हूँ, तो मुझे कहने लगे कि तुम भी हमारे साथ चलो। मैंने उनसे कहा कि मैं क्यों चिल्लूं, तो कहने लगे कि तुम्हें रिजवान के बारे में मालूम होगा, जब वो पकड़ा जाएगा तो तुमको छोड़ देंगे। खैर, मैंने उनसे कहा कि अब चली, मैं अपनी गाड़ी में आता हूँ। तो उन्होंने 2 सिपाही मेरे साथ मेरी गाड़ी में बिठा दिए। मैंने थाने जाते हुए रास्ते में एक फौजी ऑफिसर दोस्त को फ़ोन किया और उनको सूरत-ए-हाल से आगाह किया, जिन्होंने कुछ करने का कहा और फ़ोन बंद कर दिया। जब थाने पहुंचा तो छापा मार टीम के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर बाहर ही खड़े थे। मेरे गाड़ी से उतरते ही कहने लगे, शाकिर साहिब, आप हमें मेजर साहिब के बारे में पहले ही बता देते तो हम आपको थाने आने की जहमत ही ना देते, आप घर जा सकते हैं। मामला मेरी समझ में आ गया कि मेरे दोस्त ने फ़ोन करके उनको मुझे छोड़ने का कह दिया था। खैर, वापसी पर मैंने दोस्त को फ़ोन करके उनका शुक्रिया अदा किया और रिजवान के घर चला गया।
मैं घर पहुंचा तो चंदा और उसकी अम्मा सहन में बैठी रो रही थी। मुझे देखते ही चंदा भागकर मेरे पास आई और मेरे गिले लगकर रोने लगी। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि चंदा जवान हो चुकी है। वो मेरे सीने के साथ लगी तो मेरे जहन में कई ख्यालात आए। ताहम मैंने इन ख्यालात को झटक कर इसको अलहदा किया और कहा कि अब कुछ नहीं होगा, तुम लोग सो जाओ। वो दोनों अपने कमरे और मैं दूसरे कमरे में चला गया। खैर ये रात मैंने जाग कर गुजारी और सुबह नाश्ता करके दफ्तर चला गया और शाम को अपने घर जाकर कपड़े चेंज करके टीवी देखने बैठ गया। मेरे ज़हन में था कि मुझे सिर्फ एक दिन के लिए रिजवान के घर जाना था, सो मैं चला गया। अब मैं अपने ही घर में रहूंगा। थोड़ी देर बाद चंदा का फ़ोन आ गया कि शाकिर आप अभी तक आए नहीं हैं। मैंने हैरानगी से पूछा कि मुझे आज भी आना है, तो कहने लगी कि सिर्फ आज ही नहीं, मज़ीद कई दिन तक हमारे यहाँ ही रहना पड़ेगा। खैर मैंने गाड़ी निकाली और उनके घर चला गया, जहाँ खाने के बाद रिजवान की अम्मा तो नींद की गोली खाकर सो गईं, लेकिन मैं और चंदा टीवी लाउंज में टीवी के सामने बैठे एक ड्रामा देख रहे थे। इस दौरान खबरनामा लगा तो हम दोनों बातें करने लगे, जिसमें इसकी पढ़ाई ज़ेर बहस थी। रात को तकरीबन 10 बजे के करीब दरवाजे पर बेल हुई तो मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो रिजवान सामने खड़ा था। मैं इसको लेकर अंदर आ गया, जहां वो चंद मिनट तक रुका। इसने चंदा और अम्मा को जगाने से भी मना कर दिया और थोड़ी देर बाद चला गया। इसके जाने के बाद मैंने चंदा से कहा कि मुझे नींद आ रही है, मैं तो सोने लगा हूँ। तो इसने कहा कि कल सारी रात अम्मा तो सोई रही और मुझे नींद नहीं आई। मैं सारी रात जागती रही हूँ, इसलिए मैंने आज आपका बिस्तर भी अम्मा के कमरे में ही लगा दिया है। मैंने इसको कहा कि मुझे इस कमरे में नींद नहीं आएगी, मैं अकेला सोने का आदी हूँ। तो कहने लगी कि ये ऑर्डर अम्मा ने किए हैं, लिहाजा आपको उन पर अमल तो करना ही पड़ेगा। खैर मैं इस कमरे में चला गया जहाँ इसकी अम्मा बेड पर लेटी हुई थी, जबकि मेरा बिस्तर ज़मीन पर लगा हुआ था, जबकि चंदा खुद सोफे के ऊपर लेट गई। चंदा ने बड़ी लाइट ऑफ की और ज़ीरो का बल्ब ऑन कर दिया। थोड़ी देर तक हम लोग बातें करते रहे, फिर चंदा सो गई, जबकि मैं अभी तक जाग रहा था और जाने कुन सोचों में मगन था। रात को किसी पहर मेरी भी आंख लग गई और मैं भी नींद की वादियों में पहुंच गया। अभी आंख लगे थोड़ी देर ही हुई होगी कि रिजवान की माँ के खराटों की आवाज़ से भी जाग गया। फिर मैं उठकर बैठ गया। अचानक मेरी नज़र चंदा की तरफ पड़ी, जो सीधी लेटी हुई थी और उसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं था। मेरा दिल कर रहा था इसको प्यार करो, लेकिन मैं ये सोचकर चुप हो गया कि कहीं काम खराब ना हो जाए। यही बातें सोचते सोचते रात के 3 बज गए। जब चंदा उठ गई, इसने मुझे जागते हुए देखा तो फौरी तौर पर कपड़े से अपना अब ढांप लिया और कहने लगी कि शाकिर अभी तक जाग रहे हो। मैंने जवाब दिया कि मुझे नींद नहीं आ रही। वो उठकर बाथरूम चली गई। वापस आई तो कहने लगी कि आप टीवी लगा लेते। मैंने कहा कि मैंने इसलिए नहीं लगाया कि आप लोग डिस्टर्ब ना हों। तो कहने लगी कि नहीं, आप टीवी लाउंज में जाकर टीवी लगा लें, चाहे तो कोई फिल्म लगा ले। मैंने फिर इनकार किया, मगर अब कहने लगी कि चली मैं आपको टीवी लगा कर देती हूँ। मैं भी इसके पीछे टीवी लानिज में चला गया, जहाँ इसने टीवी लगाकर रिमोट मेरे हाथ में पकड़ा दिया और कहने लगी कि जो भी चैनल देखना है लगा ले। मैंने रिमोट पकड़ लिया और इससे कहा कि एक गिलास पानी दे दो। वो लाने गई तो एकदम मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैंने अपने हाथ की हथेली देखना शुरू कर दी। वो पानी लेकर आई तो मुझे देखकर कहने लगी, क्या देख रहे हैं? मैंने कहा कि देख रहा हूं कि किस्मत में क्या लिखा है। ये सुनकर वो मुझसे पूछने लगी कि क्या आप हाथ देख लेते हैं? मैंने इससे कहा कि बस थोड़ा बहुत गुजारा कर लेता हूं। ये सुनकर वो कहने लगी कि मेरा भी हाथ देखी। मैंने इनकार किया तो जिद करने लगी। आखिर तंग आकर मैंने इससे कहा कि ला मैं देखता हूं, लेकिन मुझे इस बारे में ज्यादा इल्म नहीं है। तो वो फौरी तौर पर मेरे पास सोफे पर आकर बैठ गई, जिससे मेरे अंदर अजीब सी हलचल मच गई। इसने अपना हाथ मेरे आगे कर दिया। मैंने इसका हाथ इस अंदाज से पकड़ा कि वो थोड़ा शर्मा सा गई। मैं कुछ देर उसका हाथ देखता रहा, मगर बोला कुछ नहीं और फिर उसका हाथ छोड़ दिया तो मुझसे पूछने लगी कि मेरी किस्मत क्या कहती है। मैं फिर खामोश रहा तो इसने फिर सवाल कर डाला। मैंने इससे कहा कि मुझे तुम्हारे हाथ की समझ नहीं आई। तो कहने लगी, अब जानबूझ कर नहीं बता रहे, प्लीज बताएं ना। मैंने फिर टाला, मगर वो फिर जिद करने लगी। मैंने कहा कि जो मुझे समझ आई है वो मैं तुमसे नहीं कह सकता। तो कहने लगी, क्यों नहीं कह सकते? मैंने कहा कि बात ही कुछ ऐसी है। तो कहने लगी कि आप कह दें। अब मैंने अपना कार्ड फेंकने का फैसला किया। मैंने इससे कहा कि वो किसी लड़के को पसंद करती है। ये सुनकर वो खामोश हो गई। मैंने फिर से अपना सवाल दोहराया तो इसने हाँ में सर हिला दिया। मैंने इससे कहा कि ये खेल कितनी देर से चल रहा है और कैसे शुरू हुआ, तो वो जेजे क गई।
मैंने इससे कहा कि ये बात राज ही रहेगी, तुम बता। तो कहने लगी कि रॉन्ग नंबर पर एक लड़के से बात शुरू हुई थी, अब तक टेलीफोन पर ही बातचीत होती है। मैंने इसको कहा कि इस लड़के को छोड़ दो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। तो कहने लगी क्यों? तो मैंने कहा कि ये मैं नहीं जानता, मगर तुम्हारे लिए यही बेहतर है। तो मजीद कहने लगी मेरे हाथों की लकीरें और क्या कहती हैं। मैंने अब इससे कहा कि वो बहुत लकी है और आइंदा 4-5 बरसों के दौरान इसका बिरोने मुख टूवर भी होने का इम्कान है। इसने मजीद बताने के लिए कहा तो मैंने कहा कि अब मैं मजीद कुछ नहीं बता सकता। तो वो फिर से जिद करने लगी। मैंने इसको हाथ फिर से आगे करने को कहा तो इसने कर दिया। मैंने अब इसका हाथ पकड़कर आहिस्ता से दबाया तो वो थोड़ी जेमुप सी गई। मैंने अब इससे कहा कि वो बहुत प्यारी है और उसकी शादी से पहले इसके हसन में मजीद इजाफा होगा। मेरी नज़र उसके हाथ की तरफ थी और मैं चूर आंखों से इसकी तरफ भी देख रहा था। वो ये बात सुनकर शर्मा सा गई और उसने अपना हाथ खींचने की कोशिश भी की, मगर मैंने इसका हाथ नहीं छोड़ा। वो खामोशी से निगाहें नीची किए बैठी हुई थी। मैंने इसका चेहरा पकड़कर ऊपर किया तो वो जैसे सुकड़ गई हो। अब लोहा गर्म हो चुका था और मेरी तरफ से चोट लगाने का वक्त आ गया था। मैंने इसको फिर से इसकी थोड़ी से पकड़ा और उसका चेहरा ऊपर किया और कहा कि चंदा एक बात कहूं। तो वो कुछ भी ना बोली और सर हिला दिया। मैंने इससे कहा कि चंदा तुम बहुत खूबसूरत हो, तुमसे जिस शख्स की शादी होगी बहुत खुशकिस्मत होगा। तो वो मजीद शर्मा गई। शर्म से इसका चेहरा सुर्ख और कान गर्म हो रहे थे। वो थोड़ा पीछे हटने लगी, मगर मैंने हाथ से खींचकर उसको अपने करीब कर लिया, जिस पर कहने लगी शाकिर क्या कर रहे हैं, अम्मा उठ जाएंगी। मैंने कोई जवाब ना दिया। तो अचानक मालूम नहीं उसके जहन में क्या आया, इसने मुझसे खुद को छुड़ाया और खड़ी हो गई। मैंने इसको पकड़ने की कोशिश की तो वो मजीद पीछे होकर कहने लगी शाकिर ये सब ठीक नहीं है। ये कहकर वो टीवी लाने से निकल गई और कमरे में जाकर लेट गई। मैं इसके पीछे कमरे में गया तो वो चादर मुंह पर लिए लेट चुकी थी। मैंने इसको 2 बार चंदा चंदा कहकर पुकारा, मगर इसने कोई जवाब ना दिया। मैंने अब इसको मजीद आवाज ना देने का सोचा और खुद टीवी लाउंज में आ गया। टीवी पर क्या चल रहा था मुझे मालूम नहीं, मगर मैं ये सोच रहा था कि कहीं चंदा ने सुबह अपनी माँ को सब कुछ बता दिया तो बहुत शर्मिंदगी होगी। खैर उन्हें सोचों में सुबह हो गई। 8 बजे के करीब चंदा की माँ भी उठ गई तो चंदा ने आवाज दी कि नाश्ता लग गया है, आकर कर ले। मैं कमरे में गया तो चंदा की माँ कहने लगी बेटा तुम्हारी आंखें सुर्ख हो रही हैं, क्या रात को सोए नहीं? तो मैंने कहा कि आंटी नींद नहीं आई इसलिए सारी रात टीवी देखता रहा। नाश्ते के दौरान चंदा मुंह नीचे किए बैठी रही, मेरी तरह इसने भी ठीक तरीके से कुछ नहीं खाया होगा। इसके बाद मैं गाड़ी में बैठा और दफ्तर जाने की बजाय घर चला गया। जहां जाकर मैं दफ्तर फोन किया कि आज मेरी तबीयत खराब है, दफ्तर नहीं आ सकूंगा, और बेड पर लेट गया, जहां फौरी तौर पर नींद आ गई। शाम 4 बजे के करीब नींद खिली तो मोबाइल पर एक मैसेज आया हुआ था। मैंने मैसेज पढ़ा तो ये चंदा का था, जिसमें लिखा था कि शाकिर रात को जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, अब इसके बारे में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। मैं भी कोशिश करूंगी कि आइंदा ऐसा ना हो और अब भी ऐसा करने की कोशिश ना करे। मैंने मैसेज पढ़कर चंदा के मोबाइल पर फ़ोन किया तो इसने फ़ोन अटेंड ना किया। मैंने उनके घर के नंबर पर फ़ोन किया तो चंदा ने ही उठाया। मैंने मैसेज के बारे में बात शुरू की तो कहने लगी कि कोई और बात करनी है तो कर ले, ये मौजू हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। मैंने इससे कहा कि ठीक है आइंदा आपके घर नहीं आऊँगा, तो इसने ठीक है कहकर फ़ोन बंद कर दिया। जिसके बाद मैंने सोचा कि आज के बाद मैं उनके घर नहीं जाऊँगा। 8 बजे के करीब मोबाइल पर घंटी बजी। मैंने यस किया तो चंदा बोल रही थी। इसने कहा कि अम्मा बात करना चाहती हैं। मैं समझा कि इसने सब कुछ बता दिया, मगर उसकी अम्मा ने कहा कि तुम कहाँ हो? मैंने उनको बताया कि घर में हूं तो कहने लगी कि तुम अभी आ जाओ, चंदा को बाजार जाना है, इसको ले जाओ। इससे पहले कि मैं कुछ कहता फ़ोन बंद हो गया। समय ने गाड़ी निकाली और उनके घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचा तो चंदा खाना लगा रही थी। आंटी कहने लगी कि पहले खाना खा लो फिर चले जाना। मैंने खाना खाया है तो आंटी ने कहा कि मैं गोली खाकर सो रही हूं, तुम लोग बाहर के दरवाजे की चाबी लेकर जाना और जल्दी आने की करना। सो चंदा ने उनको गोली दी और खुद तैयार होने लगी। जब 10 मिनट के बाद बाहर निकली तो गजब की खूबसूरत लग रही थी। इसने गुलाबी सूट के साथ हल्का सा मेकअप कर रखा था। बाहर निकलकर चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़ा।
सड़क पर पहुंचकर मैंने इससे कहा कि क्या बात है, खामोश क्यों हो? तो भी चुप रही। मैंने फिर बात करने की कोशिश की मगर चुप रही, जिस पर मैंने अपना हाथ उसकी हाथ पर रख दिया तो बोल पड़ी, शाकिर प्लीज ऐसा ना करे, ये ठीक नहीं है। मैंने कहा कि कुछ भी गलत नहीं है तो कहने लगी कि ये सब अच्छा नहीं है, मैं सिर्फ इस शख्स के साथ ही प्यार करूंगी जो मेरा शौहर होगा। तो मैंने झट से जवाब दिया, बेवकूफ़ लड़की, तुमने मुझे अभी तक पहचाना ही नहीं, मैं ही तो वो शख्स हूं जिससे तुम्हारी शादी होगी। तो मेरी तरफ हैरानगी से देखकर कहने लगी कि मैंने हमेशा आपको अपना कजिन समझा है, ये कैसे हो सकता है? मैंने जवाब दिया कि पहले सब ऐसे ही होते हैं, मगर शादी से पहले तक वो फिर मुझे देखते रही। मैंने मजीद कहा कि तुम कितनी खूबसूरत हो, मुझे रात को मालूम हुआ है, मैंने फैसला किया है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन तुम्हारे भाई के केस खत्म होने के बाद मैं इससे बात करूंगा। तो कहने लगी कि मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन भाई और अबू नहीं मानेंगे, हमारे खानदान में गैर बरादरी में शादी नहीं करने देते। मैंने इससे कहा कि मैं उनको भी मिला लूंगा, पहले तुम तो अपना मूड ठीक करो। तो कहने लगी ठीक है। इसके बाद मजीद कुछ बातें हुईं तो बाजार आ गया, जहां इसने अपनी ज़रूरत की चंद चीज़ें खरीदी और फिर गाड़ी में आकर बैठ गई और कहने लगी कि चुल्लू घर चल। मैंने कहा आइस क्रीम खा लेते हैं। पहले तो ना मानी, फिर मेरे इसरार पर मान गई। मैंने आइस क्रीम मंगवाई तो कहने लगी, शाकिर मेरे लिए कुल्फा फ्लेवर मंगवाएगा। मैंने इसको टोका और कहा कि अब सिर्फ शाकिर, अब मैं तुम्हारा भाई नहीं रह गया। तो हंसने लगी और कहने लगी कि घर वालों के सामने तो शाकिर भाई ही कहा करूंगी जब तक तुम बात नहीं कर लेते। मैं खामोश रहा। आइस क्रीम खाकर घर आए तो कमरे में बिस्तर लगाने लगी। मैं टीवी लानिज में जा बैठा और थोड़ी देर बाद आ गई और कहने लगी कि बिस्तर लग गए हैं, जब सूना हो आ जाएगा, मैं सोने लगी हूँ। कुछ दिन के बाद पुलिस ने रिजवान को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद रिजवान के अबू और भाई घर आ गए और मैंने उनके घर रात रहने का सिलसिला तर्क कर दिया, जिसके बाद मुझे प्यार का मौका नहीं मिल सका। अब रिजवान के अबू इसकी रिहाई के लिए कोशिश थे, जिसके दौरान मकतूल के घर वालों से भी राब्ता किया गया। मैं सोच रहा था कि ये लोग इस मुसीबत से निकल आएं तो मैं उनसे चंदा के रिश्ते की बात करूंगा, लेकिन इस दौरान लाहौर के एक बड़े बिजनेसमैन की कोशिशों से मकतूल के वरसा से सुलह की कोशिशें कामयाब हो गईं। मकतूल के वरसा ने सुलह के लिए 10 लाख रुपए और अपने एक 40 साला शख्स के लिए चंदा का रिश्ता मांग लिया। रिजवान के अबू ने इसके बेगुनाह होने के बावजूद ये दोनों बातें मान लीं, क्योंकि तमाम सबूत रिजवान के खिलाफ जा रहे थे और चंद दिनों के अंदर चंदा को खामोशी से बया दिया गया। चंदा भी अपने भाई की रिहाई के लिए खामोश हो गई। मैंने 1-2 बार इससे मोबाइल फ़ोन पर इससे बात करने की कोशिश की, लेकिन इसने फ़ोन ही अटेंड न किया। जबकि इसके घर जाकर बात करने की कोशिश की तो इसके वालिद और भाई घर में होते, जिसकी वजह से बात न कर सका। जिस दिन इसकी शादी हुई इस दिन इसने सिर्फ मुझे एक SMS किया, जिसमें सिर्फ सारी लिखा था। मैंने फौरी फ़ोन किया मगर उसका फ़ोन ऑफ था। उन सब बातों से रिजवान को बेखबर रखा गया। रिजवान ने रिहाई के बाद चंदा की ज़बरदस्ती की शादी पर एहतजाज किया, मगर अब क्या हो सकता था। थोड़े दिनों के बाद रिजवान समेत सब लोग भूल गए कि उनकी बहन के साथ ज़्यादती हुई है। इसके बाद 1-2 बार उसके साथ मुलाकात भी हुई, लेकिन इसने मुझसे इस टॉपिक पर बात नहीं की। अभी चंद दिन पहले इससे मिला तो ऐसे लग रहा था जैसे बरसों की बीमार हो, आंखों के गिर्द हल्के पड़े हुए थे और चेहरे पर भी बेरौनकी सी थी। इसकी आज तक कोई औलाद नहीं है। 1-2 बार उसके खावंद से भी मुलाकात हुई है, जो बहुत शक्की मिजाज है। लाहौर शहर में रहते हुए चंदा को कई माह तक इसके माँ बाप के घर वा नहीं जाने देता, जबकि इसने शादी के चंद दिन बाद ही उसका मोबाइल भी ले लिया था, जो आज तक इसको वापस नहीं किया।